नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, ये आज आपका चौथा लेक्चर होगा जो आपके पर्यावरण है। इसमें इतिहास भी है, भूगोल भी है और आपका पॉलिटी भी है और आपका पर्यावरण में जैसे कि आपके जो लेयर्स वाइज होते हैं, लेयर होते हैं, प्लस आपके सोलर सिस्टम होते हैं, प्लस आपके दोस्तों आपके इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी होते हैं, जिसमें कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें कि आपका साइंस भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर्यावरण मतलब क्या? सामाजिक अध्ययन प्लस कुछ चीज़ें मिलाकर पर्यावरण बना है। तो याद रखिए, सामाजिक अध्ययन में 4 मेजर चीज़ होते हैं, जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, कुछ सेक्शन जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। वैसे ज्योग्राफी का हमने फुल प्लेलिस्ट बनाया है, लगभग 16 से 17 वीडियो हैं। अगर आप देखना चाहते हैं देख लें, अन्यथा जैसे ही यूपी टेट का एग्जाम खत्म होगा उस पर फिर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। 16 मतलब कि हमने लगभग 4-5 चैप्टर कवर कर दिया है ना। तो जैसे पहाड़ हो गए और बहुत सारी चीज़ें हमने देख लीजिए, भौगोलिक स्थिति भारत का, वहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में आके देख लीजिए। और प्लस साइंस, जो यूपी टेट का साइंस है, सुपर टेट का साइंस है और आपका सी टेट का साइंस है ना। तो जितने भी टेट होते हैं लगभग, जहाँ भी साइंस पूछा जाता है, अच्छे बुक से हमने कराया है दोस्तों, जो आपकी परीक्षावाणी बुक होती है उससे हमने कराया है। तो आप आकर खुद देख लीजिए कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। सबका सीरीज हमने लगभग 26 टेस्ट कराया है, जो आफरीन है और बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कि देते थे उस समय भी, जब हम कराते थे। उस समय विद्यार्थी हमारे पास थे नहीं, प्रशिक्षु थे नहीं, अब हो गए हैं प्रशिक्षु हमारे पास कुछ। तो आप लोग देखिए, वो पूरा करा दिया गया है ना। अब हम और बता देते हैं कौन से आपके सब्जेक्ट खत्म हो गए। जैसे मैथ हो गया, हिंदी हो गया। हिंदी का रोज रात में फुल टेस्ट चलता है टॉपिक वाइज। जैसे हमने 2-3 टॉपिक कर लिया है ना। तो आप लोग देख लें, 250, 150, 200 ऐसे प्रश्न कर रहे हैं एक एक टॉपिक से। कोई व्याकरण, अगर मान लीजिए वर्ड विचार पर है तो हमने 150 किया है, अगर साहित्य पे है तो 210 किया है, प्लस उसमें जो फैक्ट देते हैं मिलाकर 300 350 प्रश्न हो जाते हैं। तो अगर आप कर लोगे ना तो शायद, भैया शायद क्या, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा बचवा। तो आप करके तो देखो, एक दिन क्लास ले लीजिए, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ये नहीं कहते हैं आप ज़बरदस्ती करो, नहीं, अगर आपका फ़ायदा है तब करो आप, अन्यथा नहीं करो। और प्लेलिस्ट में सारी वीडियो सजाई गई हैं सारे सब्जेक्ट के, आप देखते चलो। हमने 2-3 साल देखिए, कल रविवार को हमने पूरा का पूरा कराया था आपका 2018 का पूरा प्रश्न पत्र कराया था, जिसमें कि सामाजिक अध्ययन प्लस पर्यावरण, मतलब पर्यावरण में ही सब आते हैं, तो पर्यावरण का पूरा हमने करा दिया था। जो बच्चा दिए होंगे वो खुद देखे होंगे। अभी केवल 3 ही क्लास लिए पर्यावरण पे, उसमें कितना प्रश्न आया था सोच लो, कितना आया था भाई बता दो। जो बच्चा देखा है, कम से कम नहीं तो 6 प्रश्न फंसे थे। बोल लो 30 में से केवल 3 क्लास से 6 प्रश्न आ गए, और बाकी के अभी तो क्लास बचे ही हैं। पूरा फोड़ के आओगे, बता तो नहीं, दावा करते हैं दोस्तों 120 प्लस प्रश्न करके आओगे आप, सही करके आओगे। करना तो सब है लेकिन सही करके आओगे। और जो 30 मारोगे वो तुक्का, उसमें भी कुछ सही होगा। 30 में से क्या 5 भी नहीं सही होगा आपका, 125 लाओगे, अच्छा नंबर लाओगे। बस आप लास्ट तक बने रहो। सारे क्लासेस दे दिए गए, करो। जितने प्रीवियस ईयर के पेपर दिए गए वो भी करो। अभी देंगे 12 साल का पेपर देंगे, 12 सालों का हम लेकर ला कर रखे हैं, आपको कभी दिखा देंगे हम, है ना। 12 साल का पेपर रखा है मैंने, सब कराएंगे। अभी 2 साल का दे दिया ना, सब देंगे, घबराओ मत, सब देंगे। सब PDF इसका तभी देंगे जब आप 2000-3000 व्यूज लाओगे, कम से कम 2-3 हज़ार, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मर्जी। आज जो क्लास चलने वाला है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ, इस पर हमने देखा था कल जब पेपर सॉल्व कर रहे थे संडे को, तो उसमें देखा था 3-4 प्रश्न ऐसे थे बैटल पर थे। प्लासी का बैटल पूछा था, बक्सर का बैटल पूछा था, और आपके महाराणा प्रताप के साथ जो अकबर का हुआ था, है ना, वो पूछा था, हल्दी घाटी वाला। इसके बाद हमने वहाँ पे ये भी बताया था आपका कि महाराणा प्रताप जी जो है, उनके घोड़े का नाम क्या था, हाथी का नाम क्या था। वैसे हम लेंगे, जैसे आपका यह यूपी टेट का इधर क्लास खत्म होगा दोस्तों ना, उधर हम सारे टॉपिक वाइज लेना स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री टॉपिक वाइज, जिस प्रकार से हमने ज्योग्राफी पढ़ाया है टॉपिक वाइज, उसी तरह हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे टॉपिक वाइज। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हो। मेहनत करते हैं साथियों तब खाते हैं, मेहनत नहीं करेंगे ना तब कुछ नहीं मिलता, ठेंगा मिलता है। तो मेहनत करो और अपने पे भरोसा रखो दोस्तों। याद रखना, कर्म करोगे, सफलता की चिंता नहीं करोगे, सफलता तय है। माँ आपका इंतजार कर रही है दोस्तों कि मेरा दिकरा और दिकरी कब अच्छा नंबर लेकर आएगा, कब सफलता पाकर मुझे खुशियाँ सुनाएगा। तो आपकी माँ सोच रही हैं इस बात से, और आप प्रयास कर रहे हो। तो ये दोनों चीज़ें अगर सही डायरेक्शन में है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, और अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं आप, सफलता निश्चित है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं साथियों। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लड़ाइयों में। जैसे 2500 से कुछ एंशियंट हिस्ट्री से सारी हम लड़ाइयाँ कराने वाले हैं आपकी आधुनिक तक, आधुनिक हिस्ट्री तक, है ना। जैसे 2500 से 1750 तक आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन चला था, मतलब कि जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता था 2500 BC से लेकर 1750 BC तक चला था साथियों। उसके बारे में हमने आपका देखेंगे 2-3 लेक्चर कराया है ना, हिस्ट्री पे भी।
मतलब कि पूरा आपका जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन इस पर पूरा खत्म हो गया है। दो ही 3 क्लास लिए हैं केवल हिस्ट्री पे, बेसिक हिस्ट्री पर, तो आप देख सकते हैं खत्म हो गया है पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बाद दोस्तों आपको पता है 563 से लेकर 483 ईस्वी तक, बीसी तक, ईस्वी नहीं बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, और एडी होता है एडाडोमिन करके होता है, इसका फुल फॉर्म होते हैं। तो 563 से लेकर 483 तक दोस्तों बुद्धा जी का लाइफ स्पैन था, पूरा बुद्ध भगवान जी का पूरा क्रियाकलाप यहाँ पे हो रहा था। इसके बाद 540 से लेकर 468 तक दोस्तों यह महावीरा जो आपके 24 तीर्थंकर थे महावीर में, मतलब जैन धर्म में, उनकी लाइफ स्पैन यहाँ पे था। इसके बाद दोस्तों 327 से 326 आपको पता है अलेक्जेंडर पधार दिया था इंडिया में और भयंकर तरीके से तबाही मचा रहा था। मतलब इसके बाद आपको पता है दोस्तों वह आपकी झेलम नदी के पास ही इनसे टकरा जाता है, क्या नाम होता है, सिकंदर किससे टकराता है भैया, अलेक्जेंडर सिकंदर किससे टकरा जाता है, राजा पोरस से टकरा जाता है और उसको पता चल जाता है कि हमारी औकात क्या है इंडिया के सामने। इसके बाद उसको भागना पड़ता है। कह लीजिए दोस्तों लोग कहते हैं इतिहास में अलेक्जेंडर जीत गया, अलेक्जेंडर पूरा विश्व भी जीता था, लेकिन दोस्तों भारत नहीं जीत पाया था। वो यहाँ तक लेके गया था, उसका मतलब कि कह लीजिए उसके सैनिक थे अड़ियल थे, क्योंकि उतने दूर से आ रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा रोग वगैरह हो गए थे और पानी के लगने के कारण उनको बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो गई थी, इस वजह से मरने लगे थे। लगातार वो जीतते आ रहा था दोस्तों, क्योंकि जो आपका अरब की खाड़ी देश है वहाँ से बहमनी राज्य ईरान वगैरह सब जीतते इधर आ रहा था। और बाकी आपको पता है यहाँ पहुँचता है और लाहौर वगैरह आपको पता है सिंधु घाटी का बहाव बहुत तेज़ था, और बहाव होने के कारण सिंधु नहीं झेलम का, और वहाँ पर वो क्या करता है दोस्तों बितस्ता के नाम से जानते हैं ना, बितस्ता नदी, परुशनी बितस्ता ऐसे कुछ है, परुशनी तो रावी नदी को शायद कहते हैं परुशनी, और बितस्ता कहते हैं झेलम को, है ना। तो उसका पुराना नाम है, इस पर हम एक वीडियो लाएंगे। तो इस तरह से वो चलता चला जा रहा था, लेकिन लास्ट में उसका मुकाबला, क्योंकि उसका भविष्य तय करता है दोस्तों, यह उसके लाइफ में लिखा था, उसको जो उसके कवि थे या फिर उसके दरबारी कवि थे, जो उसके मतलब होते हैं ना पुजारी लोग या फिर पुजारी लोग होते हैं घर में, एक जैसे हम लोग के घर में होते हैं पुजारी लोग आते हैं, हम लोग का फिक्स पुजारी होते हैं, उसी तरह से उसका भी एक कह लीजिए पंडित था, जो कि उस समय उसका जीवन रेखा बता रहा था। जब ये बताता है कि पोरस जी आपका अंतिम समय तब आएगा जब आप भारत पहुँचोगे, तो वही लास्ट में पोरस से लड़ाई होती है और बाद में कहा जाता है पोरस हार जाते हैं, लेकिन पोरस हारते नहीं दोस्तों। अगर आप वीडियो देखेंगे पूरा ना, तो पोरस उनको छट्टी का दूध याद करा देते हैं, पोरस राजा छट्टी का दूध याद करा देते हैं दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन लड़ाई होती है, वह गलत तरीके से लड़ते हैं, लेकिन पोरस हमेशा सही के लिए लड़ते हैं, है ना। तो सारी चीज़ें होती हैं। अमात्य जो पोरस के अमात्य थे, मतलब इनके पिताजी के अमात्य थे। अमात्य मतलब क्या होता है दोस्तों, जो उनके सेवक होते हैं, है ना, अमात्य बोला जाता था उनको, जैसे मंत्री होते हैं उसी तरह वह अमात्य के तौर पर जाना जाता था। तो वह धोखा दे दिया, नहीं तो अन्यथा हमारी जीत निश्चित थी। लेकिन बाद में कहा जाता है पोरस खुद चला जाता है छोड़कर, कहता है हमारी मुकाबला जो होती हुई है यह बहुत ही पावरफुल आदमी से हुआ है, हमसे ज़्यादा पावरफुल से हुआ है। बाद में वो चला जाता है, लास्ट में जाते जाते उसका बेबीलोन में उसकी हत्या कर दी जाती है ना। तो ये सारी बातें हैं, आपको हम पढ़ाएंगे किसी दिन जब स्टार्ट करेंगे तब। इसके बाद 273 से 232 तक दोस्तों अशोका काला जाता है, आपको पता होगा, यही बहुत भयंकर राजा था। बाद में आपका बौद्ध धर्म अपना लेता है, कोई गुप्त श्रीगुप्त क्या नाम रहता है, गुप्त के मतलब कि उनके संगत में आकर यह अपना लेते हैं। इसके बाद 263 में दोस्तों आपको पता है कलिंगा लड़ाई होती है कलिंग राजा से, जो उड़ीसा में पड़ता है ना, कलिंग युद्ध के नाम से जाना जाता है उसको। इसके बाद इस तरह चलता चला गया, लास्ट में हम आ जाते हैं 58 पर, 58 BC, यानी कि यह दोस्तों रीजन होता है विक्रमा एरा। 58 लिख लेंगे, 58 BC, यह विक्रमा एरा के नाम से जाना जाता है, विक्रम एरा के नाम से। पूछा जाता है आपसे विक्रमा, जो हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं दोस्तों, वो 78 मतलब सका एरा का है, AD सका एरा वाला, याद रखें दोस्तों, यह पूछा जाता है। हम किसी दिन इसका पूरा बेहतरीन तरीके से पूरा अच्छे से पढ़ाते हुए चलेंगे। आज केवल वही हम लोग पढ़ेंगे जो चीज़ें आपके डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं साथियों। दोस्तों सबसे पहले आप याद रखेंगे, सबसे पहली चीज़ सिकंदर और पोरस के बीच लड़ाई होती है। सिकंदर और पोरस राजा और हिंदू राजा पोरस के बीच लड़ाई होती है साथियों। हाइडे स्पीच की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। हाइडे कब होता है, हाइडे स्पीच लिख लीजिए, हाइडे स्पीच की लड़ाई के नाम से इसे जाना जाता है दोस्तों। कब होता है तो 326 ईसा पूर्व में होता है, 326 ईसा पूर्व में होता है साथियों, इसको लिख लेंगे। और इस समय सिकंदर होते हैं और राजा पोरस होते हैं। सिकंदर का यहाँ पर जीत होता है कहा जाता है, लेकिन हम नहीं मानते हैं। जिस प्रकार से पोरस राजा लड़े थे दोस्तों, हम तो पूरा का पूरा कम से कम 40 इनका सीरीज है, एक राजा पोरस और सिकंदर के बीच की लड़ाई का, सिकंदर की पूरी हिस्ट्री का, तो हमने पूरा देखा है। बहमनी राज वगैरह मतलब बहुत सारे चीज़ें होती हैं उसमें, तो पूरी कहानी दिमाग में दौड़ती है। अगर अभी शुरू कर देंगे ना, शायद 3-4 घंटे का वीडियो हो जाए, तो इस वजह से रहने दीजिए। यह हो गया पहला। दोस्तों दूसरा याद रखेंगे लड़ाई, कलिंग की लड़ाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है मेरे साथियों, इसको याद कर लेंगे। कलिंग की लड़ाई
कलिंग की लड़ाई कब हुई थी और किसके बीच हुआ था? कलिंग की लड़ाई कब हुई थी तो बता देंगे दोस्तों 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 261 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके बीच हुआ था तो बता देंगे अशोक, राजा अशोक, राजा अशोका दोस्तों याद रखेंगे इनके और कलिंग के बीच हुआ था। कलिंग के राजा थे। कलिंग मतलब जो आपका ये कलिंग वाला क्षेत्र है ये उड़ीसा वाले क्षेत्र में पड़ता है, उड़ीसा और बंगाल वाला क्षेत्र हो गया जो। तो वहाँ के बहुत सारे राजा थे, क्योंकि वहाँ से दोस्तों यह जो अशोक थे दोस्तों यह इसको नहीं मारते या कलिंग नहीं जीतने का इनका मूड था। लेकिन बाद में क्या होता है, एक बार इनका जो दोस्तों अभी भी देख लीजिए पोर्ट होते हैं, जो बंदरगाह होते हैं वो तट पर ही बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से हम विदेशों से अपना सामान आयात और निर्यात कर सकते हैं आसानी से। लेकिन एक बार अशोक को कहा जाता है कि एक बार ज़रूरत पड़ी कि कलिंग की तरफ से वो अपना सामान भेजें, लेकिन कलिंग के राजा उस पर टैक्स ज़्यादा लगाने लगे। तो बाद में इनके दिमाग सटक जाता है और लड़ाई पुतार हो जाते हैं दोस्तों। और लड़ाई इतना भयंकर होता है ना, खूनों की नदियाँ बहने लगती हैं। तब से जब ये खून की नदियाँ बहती हैं, बहुत ही तबाही मच जाता है, तब अशोक जो है दोस्तों संन्यास ले लेते हैं कि हमें लड़ाई वड़ाई नहीं करना है। और अशोक की 14 शिलालेख हैं, आपको पता होना चाहिए। 14 शिलालेख बिल्कुल अच्छे से वो लिखे हैं और उसमें बहुत सारी बातें वो कहेंगे। 13वें शिलालेख में इनके युद्ध का परिमाण मिलता है ना। तो इस तरह है। और पहले दूसरे तीसरे में तो यह जीव जंतु पे दया भाव की रखना है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप याद रख लेंगे। कलिंग की लड़ाई किसके बीच हुई थी? राजा अशोक और कलिंग की राजाओं के बीच हुआ था। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इसको कलिंग की लड़ाई के नाम से जानते हैं। अगला सिंध की लड़ाई। सिंध बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। सिंध की लड़ाई लिखते चलिए सब कुछ लड़ाई। इसके बाद लड़ाई आपको कहीं से भी किसी भी एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना पड़ेगा, सुपर टेट तक आप तैयार हो जाओगे दोस्तों। सिंध की लड़ाई 712 ईस्वी पूर्व में ईसा पूर्व में हुआ था साथियों। मोहम्मद कासिम और अरबों के बीच हुआ था। मोहम्मद कासिम याद रखेंगे। मोहम्मद लिख लीजिए किसके बीच हुआ था, कब हुआ था और कौन सी लड़ाई है, सिर्फ यही पूछा जाता है। मोहम्मद कासिम और किसके बीच हुआ था साथियों? बता दें अरबों, जो अरबवासी थे उनके बीच हुआ था। अरबों के बीच हुआ था साथियों, ये लिख लेंगे। अरबवासी जो थे ना, पहले हमारे देश में पुर्तगाल आते हैं। लेकिन कहा जाता है पुर्तगाल आते हैं, लेकिन पुर्तगाल तब आते हैं साथियों, आपको पता है वास्को डी गामा तब आता है जब अरब द्वारा बिल्कुल अत्याचार किया जाता है। अरबों द्वारा जो हमारी अगर अरब जो है, अरबवासी जो है दोस्तों, अगर हमारा ज़मीन का यात्रा, जो हमको पता है दोस्तों, अफगानिस्तान से आने वाला एक दर्रा है, उसका नाम देखिए हमारे दिमाग से स्किप किया है, वो उधर से पहले लोग आते थे भारत में, लेकिन वह दर्रा ब्लॉक कर दिया जाता है अरबों के द्वारा। तो बाद में जो यूरोपी थे ये भारत के खोज में निकलते हैं। भारत के खोज में नहीं दोस्तों, कहा जाता है भारत के खोज। भारत कोई खोया हुआ वस्तु थोड़े था जो उसके खोज में कोई निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं था। बस वह निकलते हैं कि चलते हैं भारत में व्यापार करते हैं, खोजते खोजते जो दोस्तों वास्को डी गामा होते हैं, ये आते हैं गुड ऑफ होप के माध्यम से, पहुंचते हैं कालीकट पर। कहाँ पे? केरल के कालीकट पे पहुंचते हैं। वहाँ पे राजा जयमोरिन होता है जो उनका भव्य तरीके से स्वागत करता है। और फिर वह जो है मसाला वगैरह ले जाते हैं, थोड़ा सा मसाला, मतलब ये मसाला जो मीट वगैरह लगा के खाया जाता है, उनको बहुत टेस्टी लगता है। जब वो यहाँ से ले जाता है मसाला अपने देश यूरोप में बेचने के लिए दोस्तों, जब वहाँ पे ले जाता है तो बोलता है भैया, मतलब कि जो वो 10 रुपये का चीज़ ले जाता है तो वहाँ पे 60 रुपये मुनाफा कमाता है, यानी कि 60 गुना मुनाफा। अगर वह 6,000 रुपये का ले जाएगा तो 6 में 60 का गुणा कर लीजिए। अगर वह 1,000 रुपये का सामान ले जाता है तो 1,000 में 60 का गुणा कर लीजिए, 60,000 रुपये, यानी समझे 60 गुना मुनाफा। 10 गुना, 2 गुना, 3 गुना नहीं दोस्तों, 60 गुना मुनाफा वो कमाता था वहाँ पर ले जाकर। इस प्रकार यूरोपियों का आना तय हो गया और यूरोपी आते गए। कालाक्रम उनका हमने एक शॉर्ट ट्रिक में बनाया है, जो हमारा वेरी शॉर्ट वीडियो जाती है, उसको आप जरूर देखा करें। कौन से यूरोपी कब आते हैं, उनका कालाक्रम क्या है, कब आते हैं, सारा क्रम बताया गया। सबसे पहले आने के क्रम में तो देखा जाता है पुर्तगालियों को। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं पुर्तगालियों के बाद डच आते हैं। डच के बाद अंग्रेज आते हैं। अंग्रेज के बाद दोस्तों फ्रांसीसी आते हैं, यह बोला जाता है। लेकिन अगर बोला जाता है कंपनियां लगाने के क्रम में कौन पहले हैं, तो कंपनी के लगाने के क्रम में सबसे पहले पुर्तगाल हैं। पुर्तगाल के बाद आ जाते हैं अंग्रेज के बाद आ जाता है डच के बाद दोस्तों आ जाते हैं फ्रांसीसी, फिर डेनिश, फिर इस तरह बढ़ते चले जाते हैं। डेनिश वगैरह का तो काम खत्म हो जाता है, लेकिन फ्रांसीसी और डचों से जो लड़ाई होता है अंग्रेज का, बहुत ही भयंकर तरीके से होता है। वांडीवास की लड़ाई होती है दोस्तों फ्रांसीसियों के साथ अंग्रेजों का, 1761 में होता है। उसमें भगा दिए जाते हैं फ्रांसीसी का। बिल्कुल सारी बातें बताते चलते हैं, आप देखिएगा, सारी बातें लिखते चलिए, हर एक चीज़ बताएंगे। फिर फ्रांसीसी सफाया हो जाता है, फिर डचों का सफाया होता है, फिर पुर्तगाली तो 1961 तक रहते हैं। भारत जब आज़ाद होता है 19 दिसंबर 1961 तक रहते हैं दोस्तों। उस समय भारत सरकार द्वारा एक योजना चलाया जाता है। एक चलाने के बाद हमारी जो उस समय सरकार होती है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू की सरकार होती है, उसके द्वारा उसको खदेड़ा जाता है ना। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, मशक्क़त होती हैं। तो पूछा जाता है आपसे कि सबसे पहला विदेशी जो भारत में सबसे पहले आता है और सबसे लास्ट में जाता है आज़ादी के बाद, तो बता देंगे पुर्तगाली आते हैं दोस्तों 1498 में, जाते हैं 1961 में, है ना। सब बहुत लंबा, सब बहुत बदमाश थे।
यह हो गया, लिख लीजिए। इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा तराइन की लड़ाई, तराइन की प्रथम लड़ाई, तराइन की प्रथम, द्वितीय, तृतीय 3 लड़ाइयाँ होती हैं, तीनों लड़ाइयाँ आप याद कर लीजिए। तराइन की प्रथम लड़ाई लिखिएगा, तराइन की प्रथम लड़ाई, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन दोस्तों। यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। मोहम्मद गौरी, इसके बीच भी बहुत ही खतरनाक कहानी है, हम कभी बताएंगे जब खाली होंगे दोस्तों। आप लोग का पेपर ऊपर हो जाए, सुपर टेट जब देने जाएंगे ना, तो सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से तब तक पढ़ा दिए होंगे। मोहम्मद गौरी और दोस्तों पृथ्वीराज चौहान दोस्तों कहा जाता है दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान दोस्तों तराइन के प्रथम युद्ध जो होता है 1191 में होता है साथियों, 1191 में होता है तराइन के प्रथम युद्ध, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है दोस्तों। इसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है और पृथ्वीराज जीत जाते हैं साथियों, पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। प्रथम के तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी हार जाता है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। मोहम्मद गौरी बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है, उसको मार देते पृथ्वीराज चौहान, तो शायद दूसरी बैटल न होती और पृथ्वीराज चौहान अमर हो जाते। जिस प्रकार से ताकतवर थे उसी प्रकार ताकतवर थे। लेकिन जब ये हार जाता है साथियों, तो कुछ होता है ना, जिस थाली में खाना उसी थाली में छेद करने के बराबर। तो मोहम्मद गौरी जब हार जाते हैं तो पृथ्वीराज चौहान के ही बहुत सारे सहयोगी होते हैं, मतलब कि बहुत सारे इनके चाहने वाले लोग होते हैं जो दुश्मन हो जाते हैं दोस्तों। राज सत्ता के लिए सब एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, भाई भाई नहीं रहता है साथियों। अगर इतिहास उठा के देखें ना तो पता चल जाएगा, औरंगजेब वाला है तो पता चल जाएगा भाई भाई क्या होता है। और भाई उस समय कुछ होता ही नहीं था, समझ रहे हैं, बस सत्ता चाहिए किसी तरह। सत्ता मतलब कि शराब और शबाब, ये दो चीज़ों के लिए पूरा इतिहास हमारा खड़ा है लड़ाई करके, पूरी इतिहास इसी पे टिकी हुई, शराब और शबाब और सत्ता। शबाब का मतलब समझ ही रहे हैं और शराब का मतलब भी समझ जाइए सत्ता। शबाब का मतलब तो सारे बच्चे समझते हैं, बच्चियाँ भी समझती हैं। तो याद रखिए दोस्तों, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 में तराइन की प्रथम युद्ध होता है और तराइन का द्वितीय युद्ध इन्हीं दोनों लोग के बीच में होता है 1192 में, दूसरे साल 1192 में दूसरी लड़ाई होती है दोस्तों। इससे मोहम्मद गौरी जीत जाता है और बेचारे पृथ्वीराज चौहान टेढ़ हो जाते हैं, मतलब कि टेढ़ हो जाते हैं, स्वाहा, इनका कहानी खत्म, मार दिए जाते हैं, यह बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है। इसके बाद तराइन की दो युद्ध तो सभी लोग को बच्चों को याद हो जाता है, लेकिन तीसरी युद्ध कौन याद करेगा बताओ। 1215 तराइन की तीसरा लड़ाई जो होता है 1215 में होता है मेरे साथियों, 1215 में होता है। यालौद क्या बोलते हैं, यालुद्दा, इससे कुछ नाम है, या देखिए नाम नहीं ले पाते हैं हम, यादलौद ऐसे कुछ नाम है दोस्तों, है ना, यालुद्दा करके नाम उसका है, लिख लीजिए। प्लस यालुद्दौद, हाँ यालुद्दौद नाम है दोस्तों, याद देखिए, याद आ गया, दौद। यह प्लस किसके बीच होता है साथियों, इल्तुतमिश के बीच होता है। इल्तुतमिश उस समय दोस्तों गुलाम वंश का शासक रहता है। गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का पहला वंश होता है। दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंश आते हैं, गुड़ खातु सैलो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, गुड़ खातु, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। बाद में सिकंदर लोधी हारता है, सॉरी इब्राहिम लोधी हारता है, सिकंदर के साथ लड़ाई होती है ना अब बाबर का, तो यह हारता है 1526 में। मतलब कि जो सल्तनत वंश चलता है साथियों कब से कब तक चलता है, तो 1206 से लेकर 1526 तक चलता है। ससुरा बहुत लगभग 300 साल तक शासन करते हैं, कोई हराने वाला नहीं था। ये हो गया भैया, आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों आ जाता है चंदावर, चंदेरी नहीं, याद है क्या, चंदावर की लड़ाई। चंदेरी और चंदावर में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, चंदावर है दोस्तों, चंदावर की जो लड़ाई होती है दोस्तों 1194 में होता है। 1194 में चंदावर की लड़ाई होती है। कौन सी, चंदावर, याद देखिए, चंदेरी नहीं है। चंदेरी तो हमारा हुमायूं के साथ लड़ा गया था, हुमायूं और शेर शाह सूरी उसके साथ लड़ा गया था, है ना। चंदेरी नहीं है, चंदावर है। चंदावर की लड़ाई 1194 में होता है साथियों, बता देंगे किसके किसके बीच होता है चंदावर की लड़ाई, बता देंगे मोहम्मद गौरी से थोड़ा बहुत लड़ाई लड़ा है। मोहम्मद गौरी प्लस आपके कौन होते हैं साथियों, कन्नौज के राजा होते हैं। कन्नौज कहाँ पड़ता है, हमारी यूपी में पड़ता है ना। कन्नौज के राजा था साथियों। यह मोहम्मद गौरी प्लस कन्नौज के राजा के बीच होता है 1194 में चंदावर की लड़ाई। लिखते चलिए सारी चीज़ें भैया, लिखते चलिए, हर एक चीज़ लिखते चलिए आप। इसके बाद दोस्तों आ जाता है चंदावर का पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी, तीनों एक साथ बता देते हैं। देखिए पहले तो याद रखेंगे, हम ट्रिक से बताते हैं। अकबर की सारी लड़ाइयाँ, अकबर की मुख्य लड़ाइयाँ जो हैं, बाबर की ना, पहले बाबर की बात कर लेते हैं। बाबर की मुख्य लड़ाइयाँ कौन क्रम से हैं, फिर उसके बाद हम बताते हैं। बाबर की 3-4 लड़ाइयाँ प्रमुख हैं, कौन कौन बता देंगे दोस्तों। पानी पिया, खाना खाया,
चंदेरी गया, चंदेरी गया, दुखी और चंदावर था 1100 जो 1194 में हुआ था, चंदावर की लड़ाई थी, मोहम्मद गौरी प्लस कन्नौज के राजा के बीच हुआ था। ये चंदेरी है। ये मादनी राय है, मादनी राय ये राणा सांगा के मित्र होते हैं। इसके लिए बहुत ही मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारी चीज़ छुपी हुई हैं। ये लड़ाइयाँ क्यों होती हैं कभी डिस्कस करेंगे, बहुत आनंद है हमको। हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, समझ लीजिए, बताने में। अगर बताते चलेंगे तो आपका समय व्यतीत हो जाएगा, आप खुद बोर हो जाओगे, नहीं पढ़ोगे। इतना लंबा कौन पढ़ता है भाई। यूपी टेट में, सुपर टेट में ऐसे ही आते हैं, डायरेक्ट प्रश्न के आते हैं। लिखिए, बाबर पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी गया, घाघरा खरीदा। घाघरा वैसे सारे बच्चों को याद होगा, घाघरा खरीदा। देखिए, पानी से पानीपत की लड़ाई, पानीपत प्रथम की लड़ाई, प्रथम किसके बीच होता है तो बता देंगे, बाबर और किसके बीच होता है भैया पानीपत की पहली लड़ाई, इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश का लास्ट शासक था, इब्राहिम लोदी के साथ होता है। पानी पिया, खाना खाया, खानवा की लड़ाई, खानवा की लड़ाई होती है दोस्तों। यह होता है 1526 में, 1526 में होता है। खानवा की लड़ाई जो होती है 1527 में होती है, 1527 में होता है साथियों। क्योंकि जो बाबर का शासन होता है साथियों 1526 से लेकर 1530 तक होता है। इसके बाद ये मर जाता है। कहा जाता है ये अपने पुत्र के शोक में मर जाता है। इसका पुत्र बीमार रहता है, हुमायूं जब बीमार रहता है तो उसकी याद में वो अपना पूजा पाठ करने जाता था और मनाता था कि भैया मेरा जान ले लो और हमारे बेटे को जिंदा कर दो। तो बाद में ऐसा कहा जाता है कि उसके बेटे की जान बच जाती है और यह मर जाता है। 1526 से 1530 तक ये रहता है। 1530 के बाद दोस्तों 1530 से आपको पता है 1555 तक, वैसे 1540 तक रहता है। फिर उसके बाद शेरशाह सूरी इसको बहुत लतियाता है। लतियाने के बाद ये भाग जाता है हुमायूं। फिर आता है 1555 में, 1555 में आता है ससुरा, 1 साल तक रहता है, फिर टेढ़ हो जाता है, वहाँ से गिर के मर जाता है ना। तो 1527 में याद रखेंगे साथियों, कौन सी लड़ाई होती है, खानवा की लड़ाई। किसके बीच होता है, राणा सांगा वही थे दोस्तों, राणा सांगा जो इब्राहिम लोदी को मारने के लिए आमंत्रित किए थे बाबर को। क्योंकि बाबर का साथ जब नहीं देता है राणा सांगा तो बाबर को यह लगता है कि ससुरा ये हमारा साथ ही नहीं दे रहा हमको बुला के, अब इसको पीटो दबा के। तो इसको पीटते हैं और इसको हरा देते हैं, राणा सांगा को बाबर दोस्तों हरा देते हैं, चले जाते हैं। फिर इब्राहिम लोदी को हराने के बाद सीधे इस पर हमला बोलते हैं। जब इससे हमला बोलते हैं 1527 में, यह तो हार जाता है, लेकिन इसके साथ इनके मित्र मादनी राय कूद पड़ते हैं। मादनी राय बहुत ही प्रिय मित्र थे। जब मादनी राय कूद पड़ते हैं तो बाबर कहता है ससुरा इसका देखो, अभी इसको हराए तो इसके साथ हमारा साथ यह नहीं दिया जो बुलाया था राणा सांगा। अब जब इसको पीटने चला है तो ये ससुरा कूद पड़ा। जब ये कूद पड़ा तो इसके साथ भी लड़ाई लड़ते हैं दोस्तों, चंदेरी की लड़ाई इसको कहा जाता है। चंदेरी की लड़ाई साथियों लिख लीजिए, चंदेरी की लड़ाई मादनी राय के साथ, मादनी राय प्लस बाबर के साथ कब होता है, जस्ट 1 साल बाद 1526, 1527, 1528 में होता है, याद रखेंगे साथियों। इसके बाद घाघरा की लड़ाई होती है दोस्तों। एक चीज याद रखेंगे यहाँ से, जो शेरशाह रहता है, पूछा जाता है शेरशाह सूरी बाबर का किस लड़ाई में सहयोग किया था, तो याद रखेंगे इसी लड़ाई में, चंदेरी की लड़ाई में बाबर का सहयोग करने वाला शेरशाह सूरी था दोस्तों। ये चीजें पूछी जाती हैं भैया, देख लो, आपको एक एक चीजें बिल्कुल खोल के देंगे। बस आप मित्र मेरे एक सहयोग कर दो, शेयर कर दो, जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कर दो, अगर पहुंचा सकते हो वायरल करा सकते हो कर दो मेरे मित्रों। एक एक चीज़ दे देंगे बच्चा, एक चीज़ यहीं से आएगा प्रश्न, कहाँ से आएगा, छपेगा इसी जगह से। इसको लिख लीजिए। और इब्राहिम लोदी मतलब ये जो मादनी राय का साथ देते हैं, बाबर का साथ देने वाला शेरशाह सूरी भी इसी में होता है। इसके बाद दोस्तों जो इसमें साथ देता है शेरशाह सूरी, क्योंकि बाबर का जो चौथा अभियान था घाघरा का दोस्तों, यह अफगानों के साथ था, अफगानों के विरोध था। अफगान शासक जितने थे उनके विरोध में लड़ा गया था। 1526 यह पानीपत का 26 हो गया, यह 27, 28, 29 था, यह 1529 में लड़ा गया था घाघरा की लड़ाई दोस्तों, घाघरा की। और इसमें अफगान के विरुद्ध लड़ा गया था बाबर द्वारा। तो अब जो आपका शेरशाह सूरी था वो भी एक अफगान था। पूछा जाता है किसमें सहयोग किया शेरशाह सूरी, तो बता देंगे 1 साल पहले चंदेरी में सहयोग किया। लेकिन घाघरा में जब अफगान के विरुद्ध था और शेरशाह सूरी खुद एक अफगान शासक था, तो वह क्या करेगा, अपने साथियों के साथ लड़ेगा ना भैया, अपने माँ बाप के साथ लड़ेगा ना, अपने समाज के साथ लड़ेगा ना भैया, मुगलों के साथ क्यों लड़ेगा। तो बस इसका विरोध हुआ था यहाँ पर अफगान शासक में, मतलब कि जो शेरशाह था वह बाबर के विरोध में लड़ा था। याद है, ये पूछा जाता है प्रश्न, बाद में हार गए थे सब, मतलब सारी लड़ाइयाँ बाबर ही जीता था। अब आ जाते हैं हुमायूं के साथ। हुमायूं का शासनकाल हमने बताया आपको दोस्तों कब से कब तक, 2 बार इसका शासनकाल था, याद रख लीजिए। 1530 से 1540 तक था, एक तो 10 साल तक था। इसके बाद 10 साल इनका पता भी नहीं था, 10-12 साल आते हैं 1555 में ये लड़ते और 1556 में स्वाहा हो जाते हैं। यह कारण था बीच में, क्योंकि पंगा ले लिए थे किसी मर्द से, है ना, पंगा ले लिया था ससुरा बहुत मर्द से। बार बार इसको मारा जाता है, एक बार मारा जाता है तो ससुरा फिर आ जाता है, बदमाश था थोड़ा सा, फिर आ जाता है। तो इसके बाद शेरशाह सूरी का दिमाग खसकता है, ससुरा को उठा को पानी में फेंक देते हैं,
ससुरा पगला जाता है। इसके बाद बहते बहते पता नहीं कहाँ जाता चला जाता है, इसके बाद दवा मलहम मट्टी होता है, फिर आता है 10 साल बाद सीधे, है ना। वो भी पता चलता है कि शेरशाह सूरी मर गया है तब आता है। तो 1530 से 1540 तक दोस्तों यह हुमायूं का कार्यकाल था, और 1555 से 1556 1 साल के लिए आता है, फिर सीढ़ियों से गिर के मर जाता है। देखिए सारा इसके बीच जो लड़ाई लड़ी गई थी हम बता रहे हैं, याद करिए DCKS दोस्तों। DCKS में एक याद रखेंगे दोस्तों, देवरा की लड़ाई, इसे क्या बोलते हैं, देवरा की लड़ाई, इसे बोलते हैं चौसा की लड़ाई, चौसा चंदेरी नहीं दोस्तों, चौसा की लड़ाई से बोलते हैं, चौसा की लड़ाई लड़ी गई थी 1539 में साथियों, याद रखेंगे। फिर इसके बाद कन्नौज को 2 नाम से जानते हैं, कन्नौज को बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, बिलग्राम के युद्ध के नाम से जानते हैं। और यह जो सरहिंद के लिए युद्ध के नाम से जाना जाता है, सरहिंद की युद्ध के नाम से, और इसे मच्छीवाड़ा के युद्ध भी कहते हैं, मच्छीवाड़ा, दोनों लिख लीजिए, यह तो युद्ध के नाम हो गए। अब कब कब हुए तो ये लिख लीजिए। जो चौसा है पूछा जाता है तो 1539 में किसके साथ हुआ था, शेरशाह सूरी और दोस्तों होता है हुमायूं के साथ में। इसमें हुमायूं पटका के मराता है, लेकिन उस फिर आ जाता है, फिर आता है किसमें, कन्नौज की लड़ाई में दोस्तों। इसमें किसकी जीत होती है, शेरशाह सूरी की जीत होती है साथियों। फिर आता है कन्नौज की लड़ाई में दोस्तों, कन्नौज या फिर बिलग्राम की युद्ध कब होता है, 1540 में होता है। यह भी शेरशाह सूरी प्लस हुमायूं के बीच होता है। हुमायूं इसमें इस बार इतना मराता है ना, भाग जाता है, आता है 12-13 साल बाद। फिर जब 12-13 साल बाद आता है, उसको पता चलता है 1542-43 में दोस्तों एक अभियान में शेरशाह सूरी की जब मृत्यु हो जाती है बम से, खुद के ही गोदाम में बम फूट जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। कहानी बताएंगे कभी, घबराइए मत। तो इसके बाद दोस्तों क्या होता है, इसको पता चलता है तो यह पूछा जाता है क्यों इतना लेट आता है, जब पता चल जाता है 42 में ही मर गया तो। क्योंकि दोस्तों उसके पास उस समय सेना नहीं थी, उस समय प्रजातंत्र नहीं था, अपना खुद का पावर नहीं था, तो पावर बनाता है 10 साल तक। फिर आता है 1555 में, जब 1555 में आता है साथियों, सीधे हमला बोल देता है। जो शेरशाह सूरी के वंशज थे उस पर, उसी के नाम से जाना जाता है सरहिंद की लड़ाई या फिर मच्छीवाड़ा की लड़ाई। इसमें फिर से हुमायूं की जीत होती है और मुगलों की सत्ता फिर से स्थापित हो जाती है। तो इसके बाद 1542 मतलब कि 1555 से लेकर 1555 से 1556 तक शासन करता है। फिर दिल्ली में खुद इसको लड़खड़ाते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है, सीढ़ियों से गिर के। इसकी लाइब्रेरी होती है दिल्ली में, तो उसी से लड़खड़ाते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। बोला जाता है कि ससुरा ये लड़खड़ाता रहा दिन भर, मतलब कि उम्र भर, और लड़खड़ाते ही हुए इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट भैया देख लीजिए, में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। DCKS याद रखिए, चंदेरी हो गया, घाघरा हो गया, चौसा हो गया, कन्नौज हो गया। एक तालीकोटा की लड़ाई, तालीकोटा मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, लिख लीजिए तालीकोटा की लड़ाई। यह दोस्तों कब होता है, तालीकोटा की लड़ाई कब होता है, 1565 में होता है। 1565 में किसके बीच होता है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की, विजयनगर साम्राज्य का समापन हो गया। इसमें विजयनगर साम्राज्य पूरा खत्म हो जाता है। अच्छा, 1565 में किसका शासन था दोस्तों, हम आपको शासन काल बता देते हैं। देखिए 1526 से 1530 तक, 1530 तक तो बाबर रहता है साथियों, बाबर रहता है। इसके बाद 1526 के बाद 1530 बाबर, 1530 से लेकर 1555 मान लेते हैं, वैसे 1540 ही लिखिए क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मुड्डी होते हैं, कदेंगे अरे ससुरा गलत पढ़ा रहा है। अरे गलत कहाँ पढ़ाएंगे बच्चा, 1555 से 1556 के बीच आता है। पहले 40 तक रहता है, 1556 तक किसका आ जाता है भैया, हुमायूं आ जाता है साथियों। हुमायूं के बाद 1540-55 के बाद याद रखिए 1556-57 से आ जाता है दोस्तों 1556-57 से 1606 तक। हाँ 1606 तक दोस्तों कौन रहता है, अकबर आ जाता है, अकबर। फिर 1606 के बाद 1627 तक जहांगीर आ जाता है, जहांगीर। इस समय जहांगीर के काल को क्या कहते हैं साथियों, जहांगीर होता है जो बताएंगे, सब कुछ बहुत कुछ बता देंगे, अन्यथा हम रुक जाएंगे। तो देखिए 1627 से साथियों 1656 के आसपास में, 57, 58 के आसपास में आ जाता है, रहता है शाहजहां रहता है। इसके बाद दोस्तों 1656 के बाद तक सबसे ससुरा बदमाश आता है, अंग्रेजों के नाक में दम कर देता है। अगर ये चाह लेता है औरंगजेब ना, तो अंग्रेज आते ही नहीं भारत में, सफाया हो जाता। लेकिन एक बार थोड़ी सी से गलती हो जाती है, बताएंगे कभी कौन सी गलती होती है। 1707 तक औरंगजेब रहता है, औरंगजेब रहता है दोस्तों। यह मुगल जो होते हैं कब तक रहते हैं, 1857 की क्रांति तक रहते हैं। पता है दोस्तों, जो आपका लास्ट मुगल होता है उसको रंगून, म्यांमार में रंगून में भेज दिया जाता है, काला पानी की सजा उसे दे दिया जाता है, और वो उसी जगह उसकी समाधि बैठ जाती है। वो बिलबिलाता रहता है कि अंग्रेज भाई मुझे कम से कम दिल्ली में मरने दो, क्योंकि हमारा दिल्ली जन्मस्थल है, तो हमको दिल्ली में मरने दो। लेकिन वो नहीं छोड़ता है और उसको घुट घुट के मार देता है साथियों। उसका नाम क्या रहता है बता दो, लास्ट मुगल का नाम क्या रहता है, अब नहीं बता सकते बचवा, बता दो। ये हो गया, यह कार्यकाल था, लिख लीजिए फटाफट, किसी दिन पढ़ाएंगे
सारी चीज़ें डिटेल में, अभी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है बस उसको लिखते चलिए। इसके बाद दोस्तों हल्दी घाटी की लड़ाई, तालीकोटा हो गया 1565 में। अब देखिए 1565 था, किसके बीच था 1565, बता दो। 16 देखिए हम भी रेज कर दिए, 1606 से लेकर 1627 से लेकर 1656, मतलब औरंगजेब का समय चल रहा था साथियों, है ना। तो याद रखिएगा थोड़ा सा, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप डेट आपको याद है ना, ये 1565 है ना, 1565 था ना भैया। 1565 में किसका शासन था, देखो फिर से हमको लिखना पड़ेगा। तालीकोट की लड़ाई हम आपको बता दें, थोड़ा सा रटा नहीं हुआ है, देखिए भाई रटते नहीं हैं हम किसी चीज़ को, हमके दिमाग में घुस गया इतना ज़्यादा ना कि डेट से ही पहचान सकते हैं कि कौन सा चीज़ कब हुआ है। देखिए 1565, 1556 से लेकर 1500 किसका चला था, 1556 से लेकर दोस्तों 1606 तक था। 1606 यानी कि 1565 इसी के बीच में था, है ना। तो 1556 में किसका शासन था भाई, हुमायूं चला गया था अकबर, यानी अकबर के बीच, अकबर के साथ लड़ा गया था लड़ाई। तालीकोट का लड़ाई अकबर ने, जो आपका विजयनगर साम्राज्य था उसका समाप्ति कर दिया था, यह अकबर द्वारा लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, इसके बाद आ जाते हैं हल्दी घाटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हल्दी घाटी। और हमारे वीर राजपूत महाराणा प्रताप की कहानी है दोस्तों। उदय सिंह और बहुत सारे उदय सिंह के पुत्र होते हैं साथियों, हमने इस पर बहुत ही बेहतरीन वीडियो देंगे आपको, घबराइए मत, है ना। तो सारी चीज़ें देंगे, यह हर एक चीज़ आपके लिए करेंगे। हल्दी घाटी की लड़ाई, हल्दी घाटी की चंबल की लड़ाई दोस्तों बोला जाता है। महाराणा प्रताप मेरे वीर सपूत्र दोस्तों, कहा जाता है इकलौते ये उस समय राजपुताना थे, और सारे के सारे राजपुताना वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे मुगलों से, अपनी बेटियों को बांट दिए थे, बेटियां उनको मतलब एक तरह से रखेल हो गई थी मुगलों की, है ना, नाचती थी उनके यहाँ जाके, ये सारी काम होने लगे थे। लेकिन महाराणा प्रताप इसके सदा विरोध थे, इस वजह से सबके नज़रों से उतर पड़े थे। लेकिन जब लड़ाई होती है दोस्तों ना, तब उस समय पता चल जाता है कौन क्या है। उसके बाद सारे भाई सारे इसके बेटे इनके कदमों में आ जाते हैं, बोलते हैं पापा मतलब भैया आप हो, सब कुछ हो। लेकिन जब इनका चेतक इनका साथ देता है, चेतक दोस्तों आपको पता है बहुत दूर तक छलांग लगाता है इनको बचाने के लिए, लास्ट में चेतक की मृत्यु हो जाती है। इनका घोड़ा जो होता है चेतक 1576, मतलब यह मुगलों के साथ तो मारे नहीं जाते, इनकी जो मृत्यु होती है खुद से होती है, इतना इनके साहस था। जिस प्रकार से 1857 की क्रांति में दोस्तों एक बिहार के राजा रहते हैं, क्या नाम होता है उनका, बिहार का, वह छट्टी का दूध याद दिलाते थे अंग्रेजों का, बिल्कुल वही काम ये भी किए थे, समझ रहे हैं ना। तो हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी महाराणा प्रताप दोस्तों और मुगलों के बीच। मुगल कौन था उस समय, हल्दी घाटी में अकबर था। अकबर के साथ तो बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, बहुत सारे वीरांगनाएं भी लड़ी हैं अकबर के साथ, लेकिन हार ही देखने को मिला ससुरा को। अकबर थे दोस्तों, अकबर के साथ लड़ा था। और कब, 1576 में, याद रखें 1576 में। इसमें क्या होता है, कहा जाता है अकबर की जीत होती है, हम तो नहीं मानते, ये कहा जाता है तो मान लेते हैं भाई, यही लिखना भी है हमें, अकबर की जीत हुई थी। और पूछा जाता है महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था, घोड़ा का नाम तो सब बता देते हैं, घोड़े का नाम क्या हो जा, चेतक था, चेतक। और हाथी का नाम था राम प्रसाद था मेरे मित्रों, मेरे साथियों। चलिए इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों, यह हो गया। अब आते हैं बेहतरीन तरीके से, कर्नाटक की 3 लड़ाई लड़ी गई थी। कर्नाटक की 3 लड़ाई लड़ी गई थी अंग्रेजों के समय दोस्तों, कब से कब तक लिख लीजिए, 1746 से लेकर 1748 के बीच पहला लड़ा गया था। दूसरा कब से कब तक था, 1749 से लेकर 1754 तक लड़ा गया था। इसके बाद तीसरा था 1756 से लेकर 1763 तक था मेरे साथियों। आपको पता है इसके पहले ही दोस्तों 2 लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, आपको पता है इसी के बीच में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1757 की प्लासी की लड़ाई, अभी बताते हैं, बस लिख लीजिए, अभी हम बताएंगे इसके पूरा डिटेल में। प्लासी, और 1764 में साथियों लड़ा जाता है बक्सर की लड़ाई। और जो ये बक्सर की लड़ाई होती है, यह तय कर देता है कि अंग्रेज भारत में अब अपना कदम जमा चुके हैं, है ना। और जो ये 1757 की लड़ाई होती है, यह जो है यह तय करता है कि अंग्रेज अब हावी हो चुके हैं भारत पर, है ना। तो पूछा जाता है किससे यह तय हो जाता है, किस लड़ाई से, कि अंग्रेज अब भारत में अपना राजतंत्र प्लस लोकतंत्र भी स्थापित, मतलब राजतंत्र मतलब कि राजनेता के रूप में काम करने लगे, पूरा सत्ता उनके हाथ में चला गया पूरी तरीके से भारत। बता देंगे 1764 में बक्सर की लड़ाई में साथियों, ये पूछा जाता है आपसे। ये तीनों लड़ाई कर्नाटक की थी दोस्तों, कर्नाटक की 3 लड़ाई लड़ी गई थी। कौन कौन से, पहला, दूसरा और तीसरा। दोस्तों याद रखेंगे, जो पहली लड़ाई थी दोस्तों, पहली लड़ाई अंग्रेज किसके संधि से समाप्त हुआ था, तो याद रखेंगे दोस्तों, इसे बोला जाता है इसे अंबूर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अंबूर युद्ध के नाम से जाना जाता है साथियों, याद रखेंगे, अंबूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। एक मिनट, इसे सेंट थॉमस के युद्ध से नाम जाना जाता है।
अंबूर दूसरे को दोस्तों, अंबूर युद्ध के नाम से दूसरे को जाना जाता है। इसे सेंट थॉमस यह कभी अरेंज करने को आता है। जो इस बार हम पेपर कराए थे संडे को, कल यानी, तो आप देखे होंगे इसमें अरेंज करने के लिए आया था युद्ध, 4 युद्ध दे दिया था अरेंज करने को, कूट वाला आता है भयंकर तरीके से। तैयार हो जाओ मेरे मित्रों। सेंट थॉमस अंबूर युद्ध के नाम से दूसरा जाना जाता है। तीसरा किस नाम से जाना जाता है? वांडीवास वैसे अकेला एक है, वांडीवास के नाम से एक अकेला और जाना जाता है, वैसे इसको भी वांडीवास के नाम से जानते हैं। जो वांडीवास की लड़ाई हुई थी दोस्तों, बता देंगे 1760 में हुआ था। 1760 में किसके किसके साथ हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। फ्रांसीसी के बीच हुआ था। यह तीनों लड़ाइयाँ दोस्तों अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच ही हो रहा था। तो याद रखेंगे यह तीनों लड़ाइयाँ किसके लिए लड़ा जा रहा था दोस्तों? एक सत्ता स्थापित के लिए, मतलब कि एक तरह से कह लीजिए कौन ज़्यादा बलवान है यह देखा जा रहा था, है ना। ये तीनों पावरफुल देश थे, है ना। तो यह वाला मतलब कहाँ लड़ा जाता था? ये यूरोप में लड़ा जा रहा था, यूरोप में लड़ा जा रहा था। लेकिन उसका परिणाम हमको यहाँ देखने को मिलता है। और 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसी के साथ लड़ाई होती है और अंग्रेज फ्रांसीसियों का बोरिया बिस्तर सीमेंट का सफाया करवा देते हैं, यहाँ से चले जाते हैं वो लोग, ठीक है ना। यह वांडीवास की लड़ाई 1760 और 61 भी दे देता है, तो 61 भी टिक कर देंगे अगर ऑप्शन में 1760 नहीं है तो। चलिए इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों हम लोग बक्सर प्लासी। बक्सर किसके किसके बीच हुआ था? पहले प्लासी बता दीजिए किसके किसके बीच हुआ था? प्लासी की लड़ाई 1757 में दोस्तों होता है। किसके किसके बीच होता है? सिराजुद्दौला का जो सेनापति होता है, सिराजुद्दौला का मीर जाफर। ससुरा बहुत बदमाश होता है, ससुरा धोखा दे देता है, यही होता है इतिहास में। अगर आज हमारे खुद भारतीय अगर धोखा ना देते ना, अंग्रेज कभी का चले गए होते। पता है ना, जब 1857 की क्रांति होती है तो उसमें लाल किले पे जब हमारे सेना लोग पहुंच जाते हैं, हमारे मतलब कि सब कुछ पहुंच जाते हैं, या हमारे लास्ट जो जफर होते हैं मुगल में जो जफर होते हैं लास्ट में, अगर वो पहुंच जाते हैं अपना पूरा अच्छे तरीके से उसको पूरा लाल किले को अपना हड़प लेते हैं, अपने अंडर कर लेते हैं। लेकिन बाद में उससे पहुँचने से पहले ही कोई बदमाश होता है और कोई होता है ना, जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो, कोई नालायक होता है जो बता देता है अंग्रेजों को कि इस डेट को ये पहुँचने वाले हैं, और सारी बातें पोल खुल जाती हैं। लास्ट में बीच में लड़ाई हो जाता है और हम लोग हार जाते हैं, पूरी सत्ता चली जाती है फिर से अंग्रेजों के हाथ में। और उसी समय महारानी के हाथ में पूरा का पूरा सत्ता आ जाता है। भारत का जो पूरा देख रेख करने वाला होता है महारानी देखती है। भैया कुछ नहीं अंतर होता है, सिर्फ पहले एक लोग लूट के खाते थे, अब पूरा यूरोप लूट के खाता है, भारत को खाता था। मतलब उसके बाद 1757 के बाद प्लासी की लड़ाई होती है, सिराजुद्दौला। और इसमें पूछा जाता है अंग्रेज शासक कौन था, तो बता देंगे क्लाइव था। क्लाइव ससुरा यह पहला था दोस्तों, पहला था क्या? गवर्नर जनरल। हमने गवर्नर जनरल पूरा फुल वीडियो दिया है, आप लोग देख लेंगे। इसके बाद होता है बक्सर की लड़ाई दोस्तों, लिख लीजिए बक्सर। इसमें जो इसके बाद होता है दोस्तों, इसके बाद मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आ जाता है बक्सर की लड़ाई का क्यों होती है दोस्तों, याद रखिएगा। मीर जाफ़र का दामाद होता है मीर कासिम बोलता है अंग्रेजों से कि सर हम आपको इससे अच्छा मुनाफा देंगे, वसूली अच्छे देंगे। जब यह 10% देता है तो हम 20% देंगे आपको वसूली। मीर कासिम आ जाता है। अब क्या करते हैं, अंग्रेज लालची थे ही। अब मीर कासिम को गद्दी पे बैठा देते हैं। तो यह ससुरा अपनी मनमानी करने लगता है, मतलब अच्छा काम करने लगता है। बिहार हो गया, बंगाल हो गया, कलकत्ता हो गया, इन सब पूरी दीवानी जो होती है इसको दी गई होती है, तो यह अच्छा काम करने लगता है। अब अंग्रेजों का बात नहीं मानता है। इसी समय देखने को मिलता है ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल इस समय हालवेल होता है गवर्नर भारत का, मतलब कि अगर बोला जाता है केवल गवर्नर, अंग्रेजों में केवल कौन गवर्नर था तो बता देंगे हॉलवेल था। और वो बोलता है, हालवेल झूठ बोलता है कि हम भी इसके कैद में बंद थे। यह एक काल कोठरी की घटना बोला जाता है। ब्लैक होल का मतलब एक काल कोठरी की घटना, जिसमें कि करीब 150 नहीं और बोलता है, शायद कुछ अंक की मान इसको हमको याद नहीं आ रहा है। 150 लोगों को बंद करता है। 150 में से मात्र 20 से 22 लोग बढ़ते हैं, मतलब कि सब मर जाते हैं। बोलता है सिर्फ हम ही बचते हैं, हॉलवेल ये बोलता है सिर्फ हम ही बचते हैं। और इस वजह से मीर कासिम से लड़ाई करवा देता है, और मीर कासिम को लोग मारने आ जाते हैं। उसे बोला जाता है बक्सर की लड़ाई। मीर कासिम के साथ प्लस आपके बता नवाब भी थे, इलाहाबाद के नवाब थे, और प्लस मुगल बादशाह थे आपके। यह तीनों लोग के बीच लड़ाई होती है, लेकिन तीनों लोग संयुक्त सेना भी हार जाती है 1764 में। जब 1764 में हार जाती है, इसे बक्सर की लड़ाई बोला जाता है। और 1765 का परिणाम होता है कि इलाहाबाद की संधि होती है। और पूरी की पूरी दीवानी जो होती है इलाहाबाद और बिहार और बंगाल की, ये चला जाता है किसके हाथ में दोस्तों? सीधा का सीधा मुगल का शासन में चला जाता है। इसीलिए बोला जाता है 1764 का जो पावर होता है दोस्तों, पूरी तरीके से किसके हाथ में चला जाता है? पूरा भारत का पावर 1764 की लड़ाई के बाद अंग्रेजों के हाथ में। चलिए नेक्स्ट, ये सारी चीज़ें आप नोट करते चलिए बच्चों, ये सारी चीज़ें आपके लिए पूछी जाती हैं। इसके बाद आ जाता है दोस्तों आपका मैसूर की लड़ाई। मैसूर में भी आपको पता है, मैसूर की जो अंग्रेजों के बीच संधि होती है, मैसूर की 3 लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। कौन कौन सी बता देंगे भैया? मैसूर की 3 लड़ाइयाँ होती हैं ना,
देखिए हमको याद नहीं आ रहा है क्या, अच्छा ठीक है याद आ गया, 1767 से लेकर 1769 पहली लड़ाई होती है। 4 लड़ाई लड़ी जाती है मैसूर की, मैसूर मैसूर की 4 लड़ाइयाँ। इसमें क्या होता है, टीपू सुल्तान होता है, टीपू सुल्तान प्लस इसके पिताजी टीपू सुल्तान के, सॉरी हैदर अली, हैदर अली। देखिएगा कौन हैदर अली के साथ लड़ा गया था और कौन टीपू सुल्तान के साथ लड़ा गया था अंग्रेजों के बीच में। जो पहली लड़ाई थी दोस्तों 1767 और 1769 के बीच में, इसमें हैदर अली प्लस प्लस अंग्रेज थे। इसमें हैदर अली की जीत होती है और हैदर अली की बात को अंग्रेज को मानना पड़ता है ना। हैदर अली बोलते हैं कि जहाँ भी लड़ाई हो, जो भी हमारे ऊपर आक्रमण करे, आप उसका क्या करोगे, बहिष्कार करोगे, हमारे साथ लड़ाई करोगे। लेकिन बाद में दूसरी लड़ाई जब होती है, इस वजह से होती है, 1769 तक यह होता है, फिर 1780 से 1784 तक होता है, 1784 तक दूसरी होती है मैसूर की लड़ाई। इसमें यह देखने का मिलता है कि जो अंग्रेज इस समय संधि किए होते हैं उसका उल्लंघन करने लगते हैं, इस वजह से दूसरी लड़ाई होती है। इसमें हैदर अली मारा जाता है, हैदर अली मारा जाता है और पूरी की पूरी जो लड़ाई सत्ता होती है, लड़ाई का देखभाल टीपू सुल्तान के हाथ में जाता है, टीपू सुल्तान संभालने लगता है। और टीपू सुल्तान कहा जाता है कि भैया यह लड़ाई जो होती है एक तरह से ना ही टीपू सुल्तान जीतता है ना ही अंग्रेज जीतते हैं, बराबरी की लड़ाई हो जाती है। इसके बाद तीसरी जो मैसूर की युद्ध होती है साथियों, तीसरा मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक होता है, 92 तक होता है। इसमें क्या होता है, टीपू सुल्तान की हार होती है, टीपू सुल्तान की हार होती है और पूरा का पूरा दीवानी, यानी कि पहले में इसमें क्या देना पड़ता है, टीपू सुल्तान को मद्रास देना पड़ता है, मद्रास ये हम याद कर लेंगे, मद्रास देना पड़ता है, मतलब चीन जो चाइना है पूरा दे देना पड़ता है ना, सॉरी चाइना कह रहे हैं भैया, चेन्नई मतलब दक्षिण भारत का जो मैसूर वगैरह है, तमिलनाडु वगैरह, ये सब पूरा टीपू सुल्तान के अंदर में था पहले। अब मद्रास दे देना पड़ता है, यानी चेन्नई पूरा चला जाता है अंग्रेज, मतलब कि इसमें मद्रास हार जाते हैं टीपू सुल्तान। इसके बाद जो तीसरी लड़ाई होती है, इसमें भी टीपू सुल्तान की हार होती है, बहुत बुरी तरीके से होती है और इसमें इनको अपना मंगलोर दे देना पड़ता है, मंगलोर पहले बंगलोर के पास हुआ करता था, मंगलोर इसमें तमिलनाडु में पड़ता है, तो मंगलोर भी देते थे पहले में, मद्रास दूसरे में मंगलोर दे देते हैं। तीसरी लड़ाई जो होती है साथियों, तीसरी लड़ाई जो होती है यह होती है, मतलब तीसरी हो गई, चौथी, पहली हैदर अली जीत जाते हैं, दूसरे में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, टीपू सुल्तान बागडोर संभालते हैं और तीसरी में टीपू सुल्तान आ जाता है, टीपू सुल्तान की भी हार होती है। इसके बाद 1799 में टीपू सुल्तान मारा जाता है। जब टीपू सुल्तान मर जाता है, इसमें श्रीरंगपट्टनम पूरा चला जाता है, किसके हाथ में दोस्तों, अंग्रेजों के हाथ में। यह पूरा कालक्रम है, लिख लीजिए, 1767 से 1769 पहली, 80 से 84, 90 से 92 और 1799 टीपू सुल्तान स्वाहा, है ना। इस तरह याद कर लीजिए भैया, यह लिखने से याद होगा, आप 10 बार लिखो, हमने भी बहुत बार लिखा है। बस दोस्तों यही सारी लड़ाइयाँ थी, अगर आपको याद हो गई हो तो बता दीजिए बचवा। अभी एक और है, एंग्लो मराठा बस लास्ट, 1775 से लेकर 1782 तक एंग्लो मराठा प्रथम चला था, मराठा प्लस अंग्रेजों के बीच में चला, इस वजह से इसका नाम है एंग्लो मराठा की लड़ाई दोस्तों। अंग्रेज जीतते हैं इसमें, याद रखेंगे। इसे बोला जाता है वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था, यह वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था, यह अंग्रेज था, वारेन हेस्टिंग के समय यह होता है दोस्तों, वारेन हेस्टिंग। इसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है, बोला जाता है वारेन हेस्टिंग प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल भी था, है ना, याद रखेंगे साथियों। इसके बाद 1803 से 1805 तक होता है दोस्तों दूसरा एंग्लो मराठा। यह किसके बीच होता है दोस्तों, यह होता है वेलेजली, याद रख लीजिए, वेलेजली के साथ होता है दोस्तों, याद रखेंगे। वेलेजली के साथ प्लस मराठा होते हैं, इसमें मराठाओं की हार होती है, वेलेजली जीत जाता है। इसके बाद दोस्तों होता है 1817 से लेकर 1818 तक होता है, 1818 के बीच होता है। ये तीसरा होता है एंग्लो मराठा युद्ध साथियों, इसको याद रख लेंगे। मराठा मतलब वही महाराष्ट्र वाला इलाका पूरा मराठाओं का था और वहाँ पे आपको पता है बेहतरीन तरीके से लड़ाई होती है और मराठाओं की लास्ट में हार हो जाती है, अंग्रेज वहाँ पे भी अपना विजय प्राप्त कर लेते हैं साथियों। बस यही था पूरा कालक्रम, आप लिख लिए तो अच्छी बात है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, देखिए रुहेल, कुछ याद कर लीजिए, और जैसे रुहेल की लड़ाई बहुत बार पूछा जाता है, रुहेल आपने शायद ही सुना होगा, रुहेल की लड़ाई कब लड़ी गई थी दोस्तों, 1774 में, सिर्फ यही पूछा जाता है, 1774 में रुहेल की लड़ाई हुई थी अंग्रेजों के साथ। इसके बाद आ जाता है दोस्तों खुर्दा की लड़ाई। देखिए आप शायद ही सुने होंगे ऐसी लड़ाइयाँ, लेकिन अगर आ जाता है आपके एग्जाम में तो आप फोड़ के आओगे, ऐसे ही प्रश्न बच्चे छोड़ के आते हैं, लेकिन आप फोड़ के आओगे। खुर्दा की लड़ाई दोस्तों होता है 1795 में। इसके बाद होता है इंडिया प्लस चाइना के बीच में, सबको पता होगा, इंडिया प्लस चाइना के बीच में होता है, चाइना ससुरा आज बदमाशी कर रहा है ना, इंडिया प्लस चाइना के बीच में होता है दोस्तों 1962 में। इसके बाद फिर से पाकिस्तान मुन करके आ जाता है, कहता है ससुरा
अब तो भारत को हरा ही दिया है चीन, अब तो भारत कमज़ोर हो ही गया। ससुरा तुमको ना आज मरता रहेगा भारत ना, तभी पटक के मार देगा, इतना समझ लो। पाकिस्तान के साथ होता है, कब होता है पाकिस्तान के साथ साथियों, याद रखिएगा, पाकिस्तान के साथ होता है दोस्तों। इसमें लाल बहादुर शास्त्री होते हैं, लाल बहादुर शास्त्री आपके पीएम होते हैं, है ना। हाँ, 1762 के बाद 1762 के बाद 1962 के बाद 1965 में होता है लड़ाई, 1965 में होता है साथियों, याद रखेंगे। 1965 के बाद दोस्तों 1971 में बंगाल को विजय दिलाने के लिए भारत लड़ता है फिर से पाकिस्तान के साथ, पाक के साथ फिर से लड़ता है, ये चीज़ याद रखेंगे। एक चीज़ और याद रखेंगे, शिमला समझौता, शिमला समझौता हुआ था दोस्तों 1972 में, इंदिरा गांधी के समय हुआ था, याद रखेंगे दोस्तों। ये पूछा जाता है किसके समय होता है। एक लड़ाई और होती है दोस्तों, बहुत बिजोड़ लड़ाई होती है, 2 जुलाई लाहौर समझौता, 2 जुलाई लाहौर समझौता, लाहौर समझौता, झंडा गाड़े थे हम लोग बहुत ऊपर, समझौता कब होता है साथियों, लाहौर समझौता 1999 में, याद रखिएगा 1999 में थे। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी का शासन था, अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, 2 बार अपूर्ण काल के लिए, 1 बार पूर्ण काल के लिए। एक बार जब बनते हैं 1996 में तो 13 दिन के लिए बनते हैं, इसके बाद 1998 से 1999 में जब बनते हैं तो यह 1 साल यानी कि 13 महीने के आसपास में बनते हैं। इसके बाद दोस्तों 1999 से लगभग लगातार 2004 तक रहते हैं, ये अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। और जब यह दोस्तों आपके पीएम होते हैं तो उस समय जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, जो आपके 11वें राष्ट्रपति थे साथियों, वह उस समय आपके साइंटिस्ट थे दोस्तों। किसका साइंटिस्ट थे, आपका जो रिसर्च मतलब कि इसरो है, इंडियन रिसर्च स्पेस एजेंसी जो है, इसरो, इंडियन इसरो लिखिए तो पहले इसका फुल फॉर्म क्या है, इसरो, जो तो बेइज्जती हो जाएगी भैया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, याद रखेंगे साथियों। यह है, कब इसका स्थापना हुआ था, 1969 में हुआ था साथियों, याद रखेंगे, है ना। इस समय के सिवान इसके हेड हैं, के सिवान। तो बस वीडियो इतना ही था, अगर आपको पसंद आया तो आप शेयर करिए, लाइक करिए और डेली क्लासेस करिए साथियों। यहाँ तक आपका हिस्ट्री खत्म, अब कल से ज्योग्राफी स्टार्ट होगा, है ना। मज़ा आ गया, चलिए धन्यवाद। अगर शेयर करना है शेयर करिए दबा के, रात में मिलते हैं हिंदी वाले सेशन में, धन्यवाद।